बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी पास्ट पेपर असिस्टेंट वाटर मैनेजमेंट का प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, अमंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्टैंड्स एट, वो 45th प्रेसिडेंट हैं उस वक्त पेपर में पूछा हुआ था। और रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब री इलेक्ट होते हैं एज 47th प्रेसिडेंट, याद रखिएगा जी, एज द 47th प्रेसिडेंट। और फिर ये सवाल भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली जो इलेक्शन हेल्ड हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का ताल्लुक किस पार्टी से था? इनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। इनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। और फिर ये सवाल भी बहुत ही अहम है कि इनका इंतखाबी निशान क्या था? इनका इंतखाबी निशान था एलिफेंट। इनका इंतखाबी निशान था। एक और सवाल सबसे अहम है कि 45th प्रेसिडेंट तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, सेम इज द केस के 47th भी हैं। और 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन से हैं? 46th प्रेसिडेंट वो हैं जो बाइडेन साहब, जो बाइडेन साहब जी। एक और सवाल जो यूएसए के इलेक्शन है उस हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एज वेल, कि यूएसए का इलेक्शन हर 4 साल के बाद ये मुनक़िद होता है, याद रखिएगा, आफ्टर एवरी 4 years। सो आफ्टर एवरी 4 years, याद रखिएगा जी, एवरी 4 years। और एक और सबसे अहम बात कि हर 4 साल के बाद इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, याद रखिएगा जी, इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। और फिर वो कौन सा दिन होता है, याद रखिएगा, ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे। तो हर 4 साल के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में जो दिन आएगा मंगल का, ट्यूसडे का, उस दिन यूएसए के ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड होते हैं। एक और सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टोटल इलेक्टोरल वोट्स जो करंट इलेक्शन हुए हैं उसमें टोटल इलेक्टोरल वोट्स की तादाद थी 538। और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट वो कितनी थी? वो थी 270। तो ये भी सबसे अहम तरीन सवालात में से है। और फिर ये भी सवाल सबसे अहम है कि जो बाइडेन साहब ने रिसेंटली जो इलेक्शन जीता है और उस इलेक्शन जीतने के बाद ये अपने ओहदे का हल्फ कब लेंगे? तो याद रखिएगा 20 जनवरी 2025 को ये अपने ओहदे का हल्फ लेंगे, याद रखिएगा। और ये तारीख है यूएसए में कि जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो हर 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ लेता है। तो ये भी बहुत ही अहम सवाल है। और फिर ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वो है जॉर्ज वाशिंगटन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा जी, द फर्स्ट प्रेसिडेंट। अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट कौन से हैं? वो हैं जॉर्ज वाशिंगटन साहब। सो ये सबसे अहम तरीन सवालात थे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 45th प्रेसिडेंट उस वक्त की बात है क्योंकि रिसेंटली दोबारा ये री इलेक्ट होते हैं एज अ 47th प्रेसिडेंट। इनसे पहले कौन से प्रेसिडेंट होते हैं? वो हैं जो बाइडेन साहब 46th प्रेसिडेंट। और फिर ये सवाल भी बन सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ताल्लुक किस पार्टी से था? तो इनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। इनका इंतखाबी निशान क्या था? इनका इंतखाबी निशान एलिफेंट। और फिर ये अपने ओहदे का जो हल्फ है वो कब लेंगे? वो 20 जनवरी 2025 को लेंगे, याद रखिएगा। ये अमेरिका की तारीख में है कि जो भी सदर बनता है उसका जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है वो 20 जनवरी को ही होती है। जो ओथ टेकिंग सेरेमनी वो 20 जनवरी को ही होती है। ये भी सबसे अहम सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम साहबा हैं कि जिनको ज़िंदगी ने उनका साथ नहीं दिया था। 10 साल की कम उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन आईटी प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनती हैं और जिनको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इनविटेशन मिलता है कि आप यूएसए में आके विज़िट करें। तो अरफा करीम के हवाले से एक और सवाल ये भी बन सकता है कि इनको प्रेसिडेंशियल परफॉर्मेंस अवार्ड, प्रेसिडेंशियल परफॉर्मेंस अवार्ड, प्रेसिडेंशियल परफॉर्मेंस अवार्ड और एक और अवार्ड इनको दिया जाता है फातिमा जिन्नाह गोल्ड मेडल अवार्ड, फातिमा जिन्नाह गोल्ड मेडल अवार्ड। इनको कब दिए जाते हैं? गोल्ड मेडल
इनको कब दिए जाते हैं? ये 2005 में इनको ये इनामात दिए जाते हैं। और 2005 में जो प्रेसिडेंशियल परफॉर्मेंस अवार्ड है, ये उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से इनको ये इनामात नवाजे जाते हैं। और फिर ये भी सवाल सबसे अहम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि अरफा करीम साहबा जो हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो 2 फरवरी 1995 है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इसी तरह से ये भी सवाल सबसे अहम है कि इनकी डेट ऑफ डेथ क्या है? याद रखिएगा, सबसे अहम सवाल ये भी कमीशन के हवाले से, वो है 14 जनवरी 2012। 14 जनवरी 2012। तो ये दुख्तर पाकिस्तान है जिनके आज़म के आगे कुछ ना ठहर सका कि टूटी हुई मंडेर पे नन्हा सा एक दिया मौसम से कह रहा है तो आंधी चला के देख। तो पाकिस्तान को ये भी एजाज़ हासिल है कि दुनिया की कम उम्र तरीन IT प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट हैं 2004 में, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 2004 से 2008 तक इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किए रखा। ये भी सबसे अहम सवाल है कि 10 साल की उम्र में इनको ये एजाज़ हासिल हुआ। और दूसरी बात है कि सबसे अहम जो सवाल पूछे जा सकते हैं कि इनको प्रेसिडेंशियल परफॉर्मेंस अवार्ड कब दिया जाता है, और फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल अवार्ड वो भी 2005 में ही इनको ये अवार्ड नवाजा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हार्टिकल्चर इज़ द स्टडी ऑफ। हार्टिकल्चर जो साइंटिफिक स्टडी है, इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ गार्डनिंग, याद रखिएगा जी। इसी तरह से जो हार्टिकल्चर की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जिसमें आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन, वो है फ्लावर प्रोडक्शन के हवाले से। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि हार्टिकल्चर डील्स विद द स्टडी ऑफ द गार्डन्स, ठीक है, ग्रोइंग ऑफ गार्डन्स, देन ग्रोइंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एज वेल। तो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के हवाले से फ्लावर प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर। एंड ओलेरिकल्चर क्या है? ओलेरिकल्चर इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर एज वेल दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन। वेजिटेबल प्रोडक्शन के हवाले से, वेजिटेबल प्रोडक्शन, तो उस जो हार्टिकल्चर की ब्रांच है उसको क्या नाम देते हैं? वो ओलेरिकल्चर ही है। इसी तरह से विटिकल्चर क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विटिकल्चर, इट इज द ग्रेप्स प्रोडक्शन। ये ग्रेप्स प्रोडक्शन के हवाले से है, याद रखिएगा जी। और सीरीकल्चर क्या है? ये भी सबसे अहम सवाल साइंस के हवाले से पूछा जा सकता है कि सीरीकल्चर क्या है? ये है सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन, ये है सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन के हवाले से। सो हार्टिकल्चर के हवाले से, और उसके बाद डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं कमीशन के इम्तिहान में साइंस के हवाले से या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से जो सवाल बन सकते हैं, दैट इज़, तो हार्टिकल्चर किसी से डील करती है? वो गार्डनिंग से डील करती है। और उसके बाद इसकी अगर ब्रांचेस को देखा जाए तो फ्लोरिकल्चर ये फ्लावर प्रोडक्शन से डील करती है, ओलेरिकल्चर ये वेजिटेबल प्रोडक्शन से डील करती है, विटिकल्चर ये ग्रेप्स प्रोडक्शन के हवाले से डील करती है, एंड द सीरीकल्चर ये सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन के हवाले से डील करती है। एंड एग्रीकल्चर इट डील्स विद द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ये दोनों इसमें इंक्लूड हैं। सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिगार्डिंग साइंस या रिगार्डिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सितंबर 1998 पाकिस्तान एक्वायर्ड गवादर। पाकिस्तान ने गवादर ओमान से ख़रीदा था। ये भी सबसे अहम सवाल है जो कि आजकल पाकिस्तान की सबसे अहम बंदरगाहों में से एक है। पाकिस्तान का इकनॉमिक हब भी बनने जा रहा है गवादर के हवाले से। तो गवादर को पाकिस्तान ने ओमान से ख़रीदा था। इसके माने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है? वो है मरकरी है, याद रखिएगा जी। एक और सवाल ये भी बन सकता है कि क्लोजेस्ट टू द सन, सूरज के करीब तरीन, वो भी मरकरी है, याद रखिएगा जी। क्लोजेस्ट टू द सन वो कौन सा है? क्लोजेस्ट टू द सन वो प्लेनेट भी कौन सा है? वो याद रखिएगा, वो मरकरी है। और सबसे फारदेस्ट दूर सबसे कौन है? वो याद रखिएगा, वो है नेपच्यून। दैट इज नेपच्यून, जो सबसे दूर है जी, सूरज से सबसे दूर है, वो कौन सा है? वो है नेपच्यून है। तो सवाल पूछा हुआ था कि स्मॉलेस्ट
प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में, दैट इज मरकरी, जो कि क्लोजेस्ट भी है। इसी तरह से बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम वो कौन सा है, वो है जुपिटर। याद रखिएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम वो कौन सा है, बिगेस्ट प्लेनेट, दैट इज द जुपिटर, वो है जुपिटर है जी। और ये भी सवाल सबसे अहम है कि सबसे हार्टेस्ट और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम में कौन सा है, दैट इज वीनस। याद रखिएगा जी, वीनस ये हार्टेस्ट भी है और ये ब्राइटेस्ट भी है, याद रखिएगा जी। तो मोस्ट ब्राइटेस्ट जिसे कहते हैं, और सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, वो वीनस है। बिगेस्ट कौन सा प्लेनेट है, वो जुपिटर है। और इसी तरह से स्मॉलेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम में कौन सा है, मरकरी है। और क्लोजेस्ट टू द अर्थ भी यही मरकरी ही है। तो सोलर सिस्टम के हवाले से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। एक और सवाल ये पूछा जा सकता है कि ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं, याद रखिएगा जी। द ब्लू प्लेनेट वो हमारी ज़मीन को ही कहा जाता है, हमारी अर्थ, हमारी ज़मीन को ही कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। कितने परसेंटेज बाई कंपोजिशन है, वो 71% वो पानी मौजूद होता है। 71% H2O पानी मौजूद है, ठीक है, और 21% जो है वो लैंड है। तो इस हवाले से कि पानी की ज़्यादा मौजूदगी की वजह से अर्थ को द ब्लू प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रॉफिट हु इंट्रोड्यूस द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी वो पैगंबर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंट्रोड्यूस कराई थी। उसके बाद कि ग्रेटर इकबाल पार्क इन लाहौर वाज प्रीवियसली कॉल्ड एज, उसको प्रीवियसली क्या नाम दिया जाता था, वो मिंटो पार्क के नाम से जाना जाता था। तो जो इकबाल पार्क है, इस हवाले से ये सवाल भी पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर बहादुर शाह जफर वाज टेकन बाय द ब्रिटिशर्स आफ्टर द कंकर ऑफ दिल्ली। तो रंगून में इनको लिया गया था, वाज टेकन ब्रिटिश की तरफ से रंगून से इनको लिया गया था। और बहादुर शाह जफर अजीम शायर भी थे, और जब वो जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे तो ये उनका शोरा आफाक मतलब शेर भी है कि कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन न मिली, कुए यार में अपने वतन में दफन होने के लिए भी मुझे ज़मीन ना मिली। तो ये मुग़लिया ख़ानदान का आखिरी हुक्मरान था बहादुर शाह ज़फ़र, जिसने अपने ही बारे में कहा था कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे अपने ही वतन में दफन होने के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली। तो ये सवाल पूछा हुआ था बहादुर शाह ज़फ़र के हवाले से। उसके बाद है कि वेयर वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में कायम की जाती है। उसके बाद है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गुलिवर्स ट्रेवल्स, वो है जोनाथन स्विफ्ट। और जो इसमें मोस्टली जो है वो सफ़रनामे बयान किए गए हैं, जिसमें लम्बू सबसे एक अहम तरीन सबक था। मिडिल क्लास में क्लास 6, 7, 8 में लम्बू गोज़ ऑन ए वॉयज, तो वो जो सफ़रनामा है वो भी इसी गुलिवर्स स्विफ्ट का जो हमारे पास बुक है गुलिवर्स ट्रेवल, जो कि जोनाथन स्विफ्ट साहब की लिखी हुई है। तो लम्बू गोज़ ऑन ए वॉयज, तो वो भी इसी बुक से ही डेरिवेटिव एक इंग्लिश का लेसन है। उसके बाद है कि सफ़ीउल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ, सफ़ीउल्लाह किसका टाइटल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल सफ़ीउल्लाह। इसी तरह से सवाल ये बन सकता है कि खलीलुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है, तो याद रखिएगा इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम का लक़ब है खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। इसी तरह से कलीमुल्लाह किसका लक़ब है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है, खलीलुल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है, कलीमुल्लाह, क्योंकि वो कोई तौर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने जाते थे। और इसी तरह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है, वो है ज़बीहुल्लाह। इसी तरह मुख्तलिफ़ सहाबा कराम के भी लक़ब हैं, ख़ासकर कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैफ़ुल्लाह कहा जाता है। सैफ़ुल्लाह, हज़रत खालिद बिन वलीद, याद रखिएगा जी, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सैफ़ुल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह की तलवार। तो किस सहाबी का लक़ब है, वो है
सहाबी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह से ज़ुन्नुरैन किसका लक़ब है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है, जिसका मतलब है कि दो नूरों वाला, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां उनके निकाह में थी, इसीलिए ये सवाल भी सबसे अहम है। इसी तरह से मुअज़्ज़िन रसूल किसे कहा जाता है? मुअज़्ज़िन रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुअज़्ज़िन रसूल कहा जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये अज़ान देते थे। और हज़रत अबू उबैदा को अमीनुल उम्मत कहा जाता है, याद रखिएगा जी। अमीनुल उम्मत किसे कहते हैं? हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीनुल उम्मत भी कहा जाता है। तो ये भी सवाल इस्लामियात के हवाले से सबसे अहम तरीन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को याद रखिएगा, तर्जुमान कुरान भी कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, तर्जुमान कुरान भी कहा जाता है। तो ये इस्लामियात के हवाले से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। मेज़बान रसूल किसे कहा जाता है? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेज़बान रसूल भी कहा जाता है। तो ये इस्लामियात के हवाले से भी सबसे अहम तरीन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। इसी तरह अगला सवाल हमारे पास है कि विच रिवर इज़ कॉल्ड एज नील ऑफ पाकिस्तान? तो इंडस रिवर को नील ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल। The next question is, what was the real name of टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान का असल नाम सुल्तान फतेह अली था। सुल्तान फतेह अली था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्सी पुन्नू इज नॉन लेजेंड ऑफ, ये हाशिम शाह है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि सुल्तान अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो वो हॉकी से रिलेटेड है। अजलान शाह हॉकी का पाकिस्तान में जो हेल्ड होता है। उसके बाद है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो ये साइंस के वाले से सवाल पूछा हुआ था, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को नाम देते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें मोस्टली रेस्पिरेशन होती है और सेल की सारी जो एनर्जी है वो बनती है एटीपी की फॉर्म में बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बार में। और रेस्पिरेशन कौन सा फिनोमेना होता है? जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, याद रखिएगा जी, इनटू CO2 एंड H2O, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसी तरह से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है कि प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री किसे कहा जाता है जी? कि प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री ऑफ सेल, कि जो सेल की प्रोटीन बनती है वो सारी की सारी वो कहाँ पे बनती है? वो बनती है राइबोसोम में, याद रखिएगा जी। और फिर राइबोसोम्स वो वाहिद सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। ये भी सवाल सबसे अहम है साइंस के हवाले से। प्रोक्रियाटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। तो राइबोसोम वो वाहिद सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक सेल दोनों में पाया जाता है। और फिर इसको नाम क्या दिया जाता है? द प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री ऑफ सेल। सेल की सारी प्रोटीन किस में बनती है? याद रखिएगा, वो राइबोसोम में ही बनती है। उसके बाद है द पाथ इन विच द करंट फ्लोज, वो रास्ता जिसमें से करंट फ्लो करता है उसे क्या नाम देते हैं? उसे याद रखिएगा सर्किट्स नाम दिया जाता है। और फिर जो करंट होता है इसकी डेफिनेशन क्या है? द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसे क्या नाम देते हैं? वो भी करंट नाम देते हैं, याद रखिएगा जी। और फिर करंट जो है वो दो तरह का भी हो सकता है, एसी करंट एंड द डीसी करंट। एसी करंट स्टैंड्स फॉर द अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी जो वेवलेंथ है वो हर लम्हा तब्दील होती रहती है। सो ये जो वेवलेंथ है ये अल्टरनेटिंग करंट की वेवलेंथ है। सो दैट स्टैंड्स फॉर द अल्टरनेटिंग करंट। और उसके बाद जो डीसी करंट होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सॉ टूथ होती है, आरी के दंदानों की तरह होती है।
और एक दफ़ा ये भी सवाल रिपीटेड था कि हमारे घरों में आने वाली जो बिजली है वो किस फॉर्म में आती है कमीशन के इम्तिहान में। एक दफ़ा इंटरव्यू में ये सवाल पूछा हुआ था, सबसे अहम सवाल है कि वो डीसी है या वो एसी है, तो वो एसी करंट होता है, याद रखिएगा। जो हमारे घरों में आने वाला करंट होता है वापटा से जो करंट आता है। और फिर ये भी सवाल पूछा हुआ था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो किसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर देता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एज वेल। तो ये भी सवाल आपको साइंस के हवाले से पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, इन MS Word 2016 शॉर्टकट की इज यूज टू व्यू प्रिंट जो प्रीव्यू है वो Ctrl+F2 होता है, याद रखिएगा। और Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। Ctrl+C डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए और Ctrl+P ये होता है किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो ये कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे। अगला सवाल हमारे पास है कि हाउ मैनी क्रोमोसोम्स डू पीपल नॉर्मली हैव, कि कितने क्रोमोसोम होते हैं, याद रखिएगा 46 क्रोमोसोम होते हैं। और बास का तो पेयर पूछ लेते हैं, कितने पेयर हैं, 23 पेयर्स हैं, याद रखिएगा जी। और फिर एक दफ़ा ये भी सवाल पूछा हुआ था कि मेल या फीमेल में से किस चीज़ को इंडिकेशन किस से किया जाता है, तो याद रखिएगा XX इंडिकेशन करता है फीमेल को और XY इंडिकेशन करता है मेल को इंडिकेशन करता है, याद रखिएगा जी। कि XX क्रोमोसोम जो है वो फीमेल को इंडिकेशन करते हैं और XY क्रोमोसोम जो है वो मेल को इंडिकेशन करते हैं। अक्सर औक़ात जब ये अल्ट्रासाउंड कराते हैं गायनेकोलॉजिस्ट तो उस वक्त यार जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं तो उस वक्त फिर ये रिपोर्ट के ऊपर लिख देते हैं XX और XY। सो इट इंडिकेट्स दैट कि वो बेबी कौन सा होगा, आइदर द बेबी बॉय और द बेबी गर्ल। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि विच प्रोविंस एट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड लॉ टू चेक एनिमल डिजीजेस, तो वो पंजाब है और 2011 में उन्होंने ये लॉ पास किया था। उसके बाद है कि ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, याद रखिएगा ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है जो कि किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल होती हैं। जैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि एडिक्टेड टू, कन्विक्टेड टू, कमिटेड टू, इनके साथ टू इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसी तरह से एक्ट के साथ अपॉन इस्तेमाल होता है, सो एक्ट इसके साथ अपॉन इस्तेमाल होता है जी। सेम इज द केस एबाइड के साथ, याद रखिएगा बाय इस्तेमाल होता है जी। सो एबाइड बाय, एक्ट अपॉन, एडिक्टेड टू, कमिटेड टू। और फिर ये एडिक्टेड टू, कमिटेड टू, विद अ व्यू टू, इनके साथ हमने पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। ये आल्दो हम ये कह सकते हैं कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आती है, लेकिन इंग्लिश रूल ये कहता है कि विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, कमिटेड टू के बाद आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको ज़बान ज़देआम में कहा जाता है ING वाली फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। तो ये इंग्लिश का रूल है। तो इंग्लिश के प्रेपोजिशन के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। सो नॉक एट होता है, एक्ट अपॉन एंड एबाइड बाय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। ट्रैकोमा इज अ डिजीज ऑफ, ट्रैकोमा किसकी डिजीज़ है, ये आई की डिजीज़ है और जो आई की स्टडी है उसको नाम देते हैं ऑफ्थल्मोलॉजी, नाम देते हैं, याद रखिएगा जी, ऑफ्थल्मोलॉजी, ऑफ्थल्मोलॉजी, याद रखिएगा जी। और जो लाइफ की साइंटिफिक स्टडी है उसको क्या नाम देंगे, बायोलॉजी नाम देंगे। सेल की साइंटिफिक स्टडी को सेल बायोलॉजी नाम देते हैं। तो ये आई के रेलेवेंट ये डिजीज़ हैं। और ऑप्टिक्स वो भी ब्रांच है जो कि टोटली जो है बिसारत यानी विजन से ही डील करती है, ऑफ्थल्मोलॉजी। इसी तरह से कंप्लीट द सीरीज 1, 3, 7, 15, 31 एंड 33, याद रखिएगा कि ये सीरीज हमारे पास किस हवाले से आई है। देखिए एक के बाद हमारे पास क्या होता है जी, 2 होता है जी। अच्छा 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद क्या है, 7 आ गया। इसका मतलब है कि 2 का डबल उन्हें क्या किया, 4 किया है जी। अच्छा 4 का डबल क्या हुआ है भाई, 8 हुआ है जी, तो 15 हुआ है जी। अच्छा फिर 8 का मैं डबल करूं कितना होगा, 16 होगा जी। तो 15 के बाद क्या आया है, 16, 31 आया है, ठीक है। और इसी तरह से अब मुझे 16 का डबल करना पड़ेगा, क्या आएगा, 32। और अगर 31 में 32 प्लस करो तो वो क्या आएगा, 63 आएगा। अब मुझे 32 का डबल करना पड़ेगा, दैट इज मेरे पास क्या है, 64 है। सो ये मैथ का पैटर्न है। और जब
नेक्स्ट आएगा 63 में प्लस 64 करूं तो ये मेरे पास 127 आएगा। सो 127 इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि मैंने तरतीब आपको बता दी मैथ के हवाले से, ये ट्रिकी क्वेश्चन था कि 1 के बाद 3 आ रहा है तो इसमें 2, 3 के बाद 7 आ रहा है तो 2 का डबल 4, 7 के बाद 15 आ रहा है तो 4 का डबल करो 8, फिर उसके बाद 8 का डबल 16, 32 और 64 आएगा। 64 को जब प्लस करते हैं तो टोटल मेरे पास कितना आंसर आएगा, दैट इज 127 इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है लाइट ट्रेवल्स एट विच माइल्स पर सेकेंड, तो वो याद रखिएगा 186 इतने माइल्स पर सेकेंड वो ट्रैवल करती है। और जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है कि E इज इक्वल टू mc², सो m मास और c ज़ाहिर करता है स्पीड ऑफ लाइट को, याद रखिएगा जी, स्पीड ऑफ लाइट को। और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ये स्टेट करती है, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उस वक्त वो बॉडी वो मास एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। साइंस की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में इस इक्वेशन ने और इस थ्योरी ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। E इज इक्वल टू mc², सो m स्टैंड फॉर द मास और c जो है c स्पीड ऑफ लाइट है और ये होता है 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इतने सेकंड में इतने मीटर स्क्वायर फासला कोई बॉडी अगर तय करेगा तो उसका मास नहीं रहेगा, वो एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये E इज इक्वल टू mc², जो इक्वेशन है ये एक्सप्लेन करती है। एडोब फ्लैश इज एन एग्जांपल ऑफ, वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की एग्जांपल है। कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला सवाल है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन आवर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाज अडॉप्टेड। तो उस वक्त चौधरी मोहम्मद अली जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद जो 1962 में दोबारा दूसरा आइन पेश किया जाता है और फिर उसके बाद एक और आइन पेश किया जाता है 1973 में, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में पेश किया जाता है ZA भुट्टो। जो पाकिस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल फॉर्म में 1973 का, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में पेश किया जाता है। और रिसेंटली जो पाकिस्तान में तरामीम के हवाले से बात की जाए तो 26 अमेंडमेंट भी की गई हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। याद रखिएगा इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन में वो अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। अमेंडमेंट्स मीन तरामीम की जा चुकी हैं। तो अभी रिसेंटली अक्टूबर के महीने में जो एक तरमीम हुई है वो है 26वीं आइनी तरामीम, जिसमें मोस्टली उसका क्रक्स ये है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को बढ़ा दिया गया था। तो ये उसका क्रक्स था 26th जो अमेंडमेंट थी। उसके बाद है कि पाकिस्तान इज कनेक्टेड टू अफगानिस्तान वाया डायमंड लाइन के थ्रू पाकिस्तान अफगानिस्तान से कनेक्टेड है। उसके बाद है कि फिजियोथेरेपी डील्स विद इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स, कि जॉइंट्स एंड मसल जो हैं अगर वो इमोबिलिटी हैं, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, अगर वो सही तरह से मूव नहीं कर सकते, उनकी मूवमेंट को ठीक करने के लिए तो ओवरऑल जो साइंस की ब्रांच होती है या बायो की ब्रांच होती है तो उसे क्या नाम देंगे, दैट इज़ द फिजियोथेरेपी, वो डील करती है जी। उसके बाद अगला सवाल है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। यहाँ पे उसने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, दैट इज सेल वॉल, याद रखिएगा, इट इज़ नॉट द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या होता है कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है सबसे पहले वो आती है, याद रखिएगा, सेल वॉल। उसके बाद जो कवरिंग आती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा जी, सेल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा जी। तो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है, सेल वॉल है। अगर वो एनिमल सेल के हवाले से बात करें, मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ साइंस, कि अगर वो एनिमल के हवाले से बात करें कि एनिमल में आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा जी, सेल मेम्ब्रेन होती है। और मोस्टली जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं, या उसका दूसरा नाम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी है, बिकॉज दे अलो द मटेरियल टू कम एंड एग्जिट, कि जो मटेरियल डिफ्यूजन के जरिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए जो भी सब्सटेंसेस आ रहे हैं सेल के अंदर, तो वो
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए ही आते हैं। तो ये भी सवाल सबसे अहम है कि प्लांट सेल में आउटर वास्ट जो सबसे बैरूनी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, वो कौन सी होती है? वो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल डेड सेल से मिलकर बनी होती है, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद जो एनिमल सेल है उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सी होती है? वो सेल मेम्ब्रेन होती है, याद रखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल हमारे पास रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स इसी पेपर के हवाले से, एंड दैट इज़ अगला सवाल हमारे पास है कि मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? याद रखिएगा 6 मिसरे होते हैं, तो याद रखिएगा जी। और जो मौलाना अल्ताफ़ सनहाली की जो एक खूबसूरत फाक नज़म है मद्दो जज़र इस्लाम, तो वो भी किस हैयत में लिखी हुई है? वो भी मुसद्दस की हैयत में लिखी हुई है, जिसको मुसद्दस हाली भी कहा जाता है जी। मुसद्दस हाली, इसको मद्दो जज़र इस्लाम भी कहा जाता है जी। मद्दो जज़र, द अप्स एंड डाउन ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम किस तरह से परवान चढ़ा, किस तरह से डिक्लाइन हुआ, तो ये मौलाना अल्ताफ़ सनहाली की लिखी हुई तसनीफ़ है। उसके बाद अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इसका मतलब ये है कि इट मीन्स दैट वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट, कि जो सोबत होती है, जो महफिल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो अफेक्ट करता है, मुतासर करता है। सो मैन इज़ नोन बाय द इन्वायरमेंट ही कीप्स, ठीक है, वो जो इन्वायरमेंट रखता है उसी से ही वो जाना जाता है। उसके बाद है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, वो है पैसिफिक ओशियन। और इसको याद करने के हवाले से अपने याद रखना है PAISA, तो इस तरतीब को भी याद रख सकते हैं कि P से मुराद पैसिफिक, A से मुराद अटलांटिक ओशियन। इसी तरह से रेस्ट ऑफ द ओशियंस की तरतीब को आप इस तरतीब से हमेशा याद कर सकते हो, याद रखिएगा जी। और ये भी है कि सबसे बिगेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ भी इसी तरह से चलती जाएगी। उसके बाद हमारे पास है कि टोटल बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर, वो टोटल कितनी होती हैं? वो 206 बोन्स होती हैं, याद रखिएगा। अब बोन और कार्टिलेज में फ़र्क है। बोन की बात का डेफिनेशन भी पूछ लेता है। बोन इज़ बेसिकली द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिएगा जी, द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू है। और फिर बोन कहाँ पे पाई जाती है? फॉर एग्जांपल जो स्कल एक बोन है, ठीक है, उसके अंदर फिर जॉइंट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, फिर स्लाइटली मूवेबल एंड फिर हाईली मूवेबल, जो चारों सेंथ में अलाउ भी करते हैं। और कार्टिलेज क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? इसकी डेफिनेशन भी बात पूछी जाती है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड कार्टिलेज, याद रखिएगा जी, द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। और ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं? ये जो हमारा एयर है, इसकी जो बैरूनी ये हमारे पास बोन है, दैट इज़ द कार्टिलेज एज वेल। इसी तरह से नोज़ की जो लास्ट पोर्शन है, दैट इज़ आल्सो द कार्टिलेज एज वेल। सो कार्टिलेज मीन्स द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू एंड द बोन मीन्स द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है कि आपे से बाहर होना, इस मुहावरे का क्या मतलब है? कि मुस्तरब हो जाना, बेकरार हो जाना, अपने होश हवास में ना रह जाना, गुस्से में आ जाना भी इसे कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुस्तरब, बहुत ज़्यादा बेकरार हो जाना, तो ये भी, या गुस्से में होना, ये भी कह सकते हैं कि वो अपने आपे से बाहर हो गया जी। गुस्से में होना, अपने बारे में गाली सुनकर वो आपे से बाहर हो गया, मतलब कि अपने आप से ही वो निकल गया है जी, ठीक है, मतलब अपने होश हवास खो बैठना, बहुत ज़्यादा बेकरार मुस्तरब हो जाना, तो इसे भी नाम देते हैं। करतबा का काजी किसकी तसनीफ़ है? ये इम्तियाज़ अली ताज की तसनीफ़ है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि 10 में से कौन से शायरी के अलावा ज़बान के इस्लाह के हवाले से भी मशहूर हैं? वो हैं इमाम बख्श नासिख, याद रखिएगा जी, इमाम बख्श नासिख। मुख्तलिफ शुअरा इकराम के हवाले से कि मुसव्विर गम किस शायर को कहा जाता है? याद रखिएगा, अल्लामा राशिदुल खैरी। अल्लामा राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम भी कहा जाता है कि मुझे और ज़िंदगी दे कि है दास्तां अधूरी, मेरी मौत से ना होगी मेरी गम की तर्जुमानी। अल्लामा राशिदुल खैरी को क्या कहा जाता है? मुसव्विर गम कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सवाल भी उर्दू के हवाले से मोस्ट रिपीटेड है। उसके बाद टुक टुक, छम छम, री री, धक धक वगैरह अल्फाज कवायद की रूह से क्या हैं? तो ये इस्म सौत हैं, याद रखिएगा। और फिर एक दफ़ा ये सवाल पूछा हुआ था कि इस्म सौत से मुराद जानदार की आवाज़ है या बेजान की आवाज़ है या दोनों हैं? याद रखिएगा, इस्म सौत जानदार और बेजान,
इन दोनों आवाज़ों को कह सकते हैं जी। तो याद रखिए, किसी भी जानदार या किसी भी बेजान की आवाज़ को उर्दू में क्या नाम देते हैं? उर्दू ग्रामर के हवाले से इसम सौत नाम देते हैं। और फिर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस मुकब्बर, इस मुसग़र, इस मुकब्बर जिसमें बड़ाई के मानी पाए जाएं, जैसे बाग, जैसे घड़ियाल, जैसे शहरा, और इस मुसग़र असग़र से है जिसमें छोटाई के नाम पाए जाएं, जिसमें बाग से बागीचा है, घड़ियाल से घड़ी है, ठीक है, संदूक से संदूकचा है। तो ये क्या है? उर्दू के हवाले से इस मुसग़र हैं।